अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम कसीरुल इंतखाबी सवालात करने जा रहे हैं बाब नंबर 6 के। इनमें मुख्तलिफ मौज़ूआत को पहले उनका ज़िक्र करना पड़ेगा, जायज़ा लेना पड़ेगा, फिर जवाब देना पड़ेगा। हम तमाम सवालात को हल करने के लिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा मौजू है मुख्तसर सवालात। हमने इस बाब के बहुत से मुख्तसर सवालात करने हैं, उनमें से कुछ मुख्तसर सवालात मैंने इधर लिख दिए हैं। हम एक एक करके इनको हल करते हैं और इनसे जुड़े हुए जो मौजू हैं उनको भी हम ज़ेर बहस लाएंगे। अब याद रखिएगा, जब आप कोई भी तारीफ़ लिखते हैं किसी भी चीज़ की, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो या वैलेंसी हो या कुछ भी हो, तो उसकी मिसाल देना ज़रूरी होता है। अगर 2 नंबर का ये सवाल का जवाब पूछा जा रहा है तो उसमें कुछ नंबर मिसाल के भी होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने तारीफ़ लिखी तो उसका 1.5 नंबर मिल जाएगा और 0.5 नंबर मिसाल का होगा। तो नंबरों की एक ख़ास तक़सीम होती है एक मुख्तसर सवाल में। मैं कोशिश करूँगा मैं उस तक़सीम को मद्देनज़र रखते हुए आपको जवाबात दूँ। तो पहले चलते हैं हम पहले मुख्तसर सवाल की तरफ। पहला मुख्तसर सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन के हवाले से ऑक्सीडेशन की तारीफ़ करें। यानी कि आप इलेक्ट्रॉन के इखराज और हसूल को मद्देनज़र रखते हुए बताएं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और मिसाल भी दें। ये एक अहम मुख्तसर सवाल है। देखें, अगर मैं इसका जवाब लिखना चाहूँ, मैं 2 चीज़ें जवाब लिखने से पहले बताऊँगा। 2 काम हो सकते हैं। एक ये कि ए एटम इलेक्ट्रॉन निकाल कर पॉजिटिव आयन में तब्दील हो सकता है। दूसरा काम क्या हो सकता है, ए एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करके नेगेटिव आयन में तब्दील हो सकते हैं। ऊपर वाले मुसावात के अंदर इलेक्ट्रॉन निकला है, नीचे वाली मुसावात के अंदर इलेक्ट्रॉन दाखिल हुआ है। इलेक्ट्रॉन का दाखिला, इलेक्ट्रॉन का हसूल रिडक्शन का बायस बनता है और इलेक्ट्रॉन का निकलना, इखराज, बाहर निकाल देना, ये ऑक्सीडेशन का बायस बनता है। तो हमने इस तारीफ को बयान करना है। अगर कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन का इखराज करे या निकाल दे, तो उस सूरत में उस शय की ऑक्सीडेशन हुई है। यानी कि अगर कोई एटम है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एटम बताता हूं, जिंक। जिंक एक एटम है, ये आयन नहीं है। क्यों? इस पे चार्ज नहीं है। चार्ज होता तो ये आयन कहलाता। जिंक एक एटम है। ये क्या करता है, अगर इसको मुनासिब हालात दिया जाए, यानी कि अगर इसका किसी नॉन मेटल से रिएक्शन करवा दिया जाए या इसको किसी ऐसी मेटल से जोड़ दिया जाए जो इसके इलेक्ट्रॉन को ले सके, जैसे कॉपर है, यानी कि जिसका इसके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन देने का रुझान कम हो, तो जिंक उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और बनाएगा जिंक आयन और अपने अंदर से निकाल देगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो मैं कहूँगा इसकी क्या हो गई है, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। क्यों? इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। आयरन एक आयन पहले से ही मौजूद है। आयरन या कुछ ट्रांजिशन मेटल्स जिनकी मिसाल आप शायद किताब में पढ़ चुके हो, कॉपर, आयरन, ये ऐसी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल के ऐसे ग्रुप का हिस्सा हैं जो एक से ज़्यादा दफ़ा इलेक्ट्रॉन निकाल सकती हैं या एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट साबित करती हैं या दिखाती हैं। अगर आयरन पहले से ही +2 आयन की सूरत में है, तो ये इसके बावजूद कि ये पहले से ही आयन की सूरत में है, ये दोबारा इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। अब ये दोबारा इलेक्ट्रॉन निकाल के +2 से +3 हो जाएगा, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट उस पर आ जाएगी या पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा। क्योंकि अगर एक एटम से आयन बना हो तो उसका चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर होती हैं। यही वजह है कि मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आयरन पे ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज +3 है। ये अब आपने बात याद रखनी है। ये 2 मिसालें आपने याद रखनी है, एटम की और आयन की।
जो ऑक्सीडेशन नंबर को जाहिर करती हैं। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, मुख्तसर सवाल की तरफ। ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के हवाले से, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जहन में रखते हुए रिडक्शन बताएं। देखिए दो काम हो सकते हैं, जरा गौर से देखिएगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके वाटर बनाता है। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके वाटर बना रहा है, इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हासिल कर रहा है। अच्छा, हाइड्रोजन को अगर मैं देखूं यहां पे, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हासिल कर रहा है, यानी कि ये एक दूसरे को हासिल कर रहे हैं। लेकिन हम जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बयान करते हैं तो हम एक एटम के लिहाज से करते हैं। अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन की बात करूं तो उससे आके हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो मैं कहूंगा कि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन जोड़ रहा है, लिहाजा उसकी रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन जोड़ रहा है, लिहाजा उसकी रिडक्शन हो रही है। अच्छा, अब जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करके जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब यहाँ पे अगर बैलेंस करना हो तो जिंक के साथ मुझे 2 लगाना पड़ेगा, इसके साथ भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा, तो ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। खैर, अगर मैं इन दो मिसालों को पहले क्यों लिख रहा हूँ, मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ कि जब जिंक ऑक्साइड या ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं, जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करता है तो जिंक बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ऐसी सूरत में जिंक से ऑक्सीजन छीन ली गई है, तो हम कहेंगे कि इसकी रिडक्शन हो गई है। तो इसका मतलब ये होगा ऑक्सीजन का छीने जाना, हाइड्रोजन का आ जाना, ऑक्सीजन का अखराज, हाइड्रोजन का हसूल, ये दोनों रिडक्शन कहलाती हैं। तो हम यहाँ पे इसका जवाब लिखते हैं, ऑक्सीजन का इखराज निकल जाना, हाइड्रोजन का हसूल, हाइड्रोजन का हासिल हो जाना, ये दोनों, इन दोनों को हम रिडक्शन तस्वुर करते हैं। मिसाल के तौर पे यही दो मिसालें आप अब दे सकते हैं, और बड़ी सादा सी मिसालें हैं क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होती हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बनाता है। इसमें बैलेंस करना चाहूँ मैं, मतलब इधर मैंने बैलेंस नहीं किया, बराबर नहीं किया मुसावात की दोनों तरफों को। अगर मैं इधर बराबर करना चाहूँ तो कुछ यूँ होगा। अच्छा, अब गौर से देखें, यहाँ ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, आप कहेंगे नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आ गया है, जी बिल्कुल आ गया है। तो ऑक्सीजन ने चूंकि हाइड्रोजन हासिल कर लिया है, लिहाजा ऑक्सीजन की हो गई है रिडक्शन। अगर मैं जिंक ऑक्साइड का कार्बन से रिएक्शन करवाऊं तो बनेगा जिंक और साथ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर मसावात के दोनों तरफ बराबरी करना चाहूं तो कुछ यूं बनेगा। अब आप इसको गौर से देखें, जिंक के पास पहले ऑक्सीजन था, अब जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है। जिंक की ऑक्सीजन का खत्म हो जाना, जिंक के पास ऑक्सीजन का खत्म हो जाना, ये भी रिडक्शन ही कहलाता है। हाँ, ऑक्सीजन का हसूल जरूर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की एडिशन, ऑक्सीजन का जमा होना, हासिल होना कहलाएगा, लेकिन अभी हमारा वो तस्वुर ही नहीं है। अभी तो हमारा काम ये है कि हम रिडक्शन को बताएं। तो यहाँ पे चूंकि ऑक्सीजन निकल रहा है तो जिंक की रिडक्शन हो रही है, जिंक की रिडक्शन हो रही है, जिंक की यहाँ पे ऑक्सीजन को निकालने की वजह से रिडक्शन हो रही है। लिहाजा ये नीचे वाली जो मिसाल है वो ऑक्सीजन के हसूल के मुताबिक है या इखराज के मुताबिक है, ऑक्सीजन से मुतल्लिक है, और ऊपर वाली जो मिसाल है वो हाइड्रोजन के हसूल से मुतल्लिक है। ये अब आपकी दो बड़ी सादा सी मिसालें हो गई हैं। अब हम चलते हैं वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में फ़र्क में। याद रखिएगा, जब आप फ़र्क लिख रहे हो ना तो कोशिश करें दरमियान में एक मार्कर से सीधी लाइन लगा लें। मैं यहाँ पे ये इस तरह की लाइन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी वाज़ेह हो जाती है बोर्ड पे, और आप आसानी से फ़र्क कर लेते हैं कि इस तरफ कुछ और लिखा है, उस तरफ कुछ और लिखा है। हम यहाँ पे वैलेंसी
और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क वाज़ेह करते हैं। देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में क्या फ़र्क है? किसी एटम की किसी दूसरे एटम से बॉन्ड बनाने की सलाहियत, इस्तेदाद, कैपेसिटी, ये कहलाती है वैलेंसी। और उस एटम पे जो चार्ज आएगा बॉन्ड बनाने के बाद मॉलिक्यूल के अंदर, वो ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। यानी कि एक चीज़ है कि वो कितने बॉन्ड बना सकती है, कितने एटम जोड़ सकती है। मतलब हाइड्रोजन एक एटम जोड़ सकती है तो उसकी वैलेंसी जो होगी वो एक ही जाहिर होगी। अगर आप जिंक की बात करें तो जिंक 2 एटम जोड़ सकता है तो उसकी वैलेंसी 2 जाहिर होगी। हाँ, ये एक अलग सवाल है कि जब वो एटम जोड़ लेगा तो उस पर चार्ज क्या आएगा। मसलन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनाता है। वाटर पानी बनाने के बाद पानी के अंदर मौजूद हाइड्रोजन पे +1 चार्ज आता है। तो ये एक बड़ा बुनियादी सा सवाल था कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या फ़र्क है। तो वैलेंसी इस्तेदाद होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज होता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम पे। तो वैलेंसी की अगर मैं तारीफ को बड़े सादा से अल्फाज में लिखूं, हमेशा याद रखिएगा तारीफ लिखी जाती है जो बुक में जिस अल्फाज में लिखी हो उस अल्फाज में। मसलन मैं अगर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ किसी एटम की दूसरे एटम से जुड़ने की इस्तेदाद, तो इस्तेदाद अगर किताब में लफ्ज़ है तो वही आपने इस्तेमाल करना है तारीफ में। हाँ, आप उसकी तफासील में थोड़ा सा खुद से मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख सकते हैं खुद से तफसील, लेकिन कोशिश कीजिएगा तारीफ बुक के अल्फाज ही हों, जुमले ही हों जो आपने उतारे हैं। वैलेंसी से मुराद किसी एटम की, किसी एलिमेंट के एटम की दूसरे एटम से, किसी और एलिमेंट के एटम से जुड़ने की या बॉन्ड बनाने की इस्तेदाद है, कैपेसिटी है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मिसाल लिखूं, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1+, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2-। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैं जो चार्ज है प्लस और माइनस बाद में क्यों लिख रहा हूँ, वैलेंसी में बाद में लिखा जाता है। ये एक फ़र्क है, ये भी एक फ़र्क है जो आपने यहाँ पे लिखना है कि ये इस्तेदाद होने के साथ साथ इसको जब दिखाया जाता है तो इसमें नंबर पहले आता है, चार्ज बाद में आता है। नंबर पहले आता है, चार्ज बाद में आता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप वैलेंसी लिख रहे हो तो नंबर पहले लिखें, चार्ज बाद में लिखें। अगर आप चार्ज लिख रहे हो तो चार्ज पहले लिखें, नंबर बाद में लिखें। यानी कि +2 जमा 2 यह चार्ज। अगर मैं 2 जमा लिख दूं तो वो होगी वैलेंसी। अच्छा जी, दूसरा, किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद किसी एलिमेंट के एटम पर मौजूद चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। अब आप यकीनन बुक से पूरी जुमला लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो तारीफ है वो लिखेंगे। मिसाल के तौर पे HCl, इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। वाटर के अंदर H2O के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। दो मनफी नहीं, वो वैलेंसी हो जाएगी -2। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये भी एक फ़र्क होता है इसके अंदर। चौथा सवाल, ताकतवर और कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या फ़र्क है। ये भी फ़र्क यकीनन जब फ़र्क का लफ्ज़ वो कह देना तो इसका मतलब है कि आपने लाइन लगानी है। एक तरफ हमने
ताकतवर को बयान करना है, दूसरी तरफ कमजोर को बयान करना है। ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट, दूसरी तरफ लिखेंगे कमजोर इलेक्ट्रोलाइट। ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट असल में एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें आयंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। मसलन अगर मैं सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाऊं तो उसमें आयंस बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट उन अशिया का बनता है जिनमें आयंस की मिकदार बहुत ज़्यादा हो। कुछ अशिया पानी में हल होकर, पानी में मुकम्मल हल होकर, में मुकम्मल हल होकर बहुत सारे आयंस बनाती हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे सोडियम क्लोराइड पानी में हल होकर बहुत सारे आयंस बना देती हैं। क्यों? वो सारी की सारी हल हो जाती हैं। ये ताकतवर, ये सॉल्यूशन जो बनेगा ना, ये ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। मिसाल के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में अगर हल किया जाए तो वो दो आयंस बनाता है, सोडियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन। अगर आप लाखों करोड़ों खरबों अरबों मॉलिक्यूल्स या आयनिक कंपाउंड्स के यूनिट्स डाल रहे हैं पानी के अंदर, तो वो सारे के सारे तकरीबन आयोनाइज हो जाते हैं। तो सोचें अगर एक दो बना रहा है तो खरबों अरबों जो हिस्से हैं, यूनिट्स हैं, वो कितने आयंस बनाएंगे? वो कई गुना ज़्यादा आयंस बनाएंगे। तो इतने ज़्यादा आयंस अगर पानी में आ जाएं, एक्वा सोल्यूशन में आ जाएं, तो वो बेहतरीन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को ताकतवर कहते हैं जिसमें बहुत सारे आयंस हो। क्यों? वो इलेक्ट्रिसिटी का ताकतवर कंडक्टर होता है, बेहतरीन कंडक्टर होता है। तो आप इससे आगे लिख सकते हैं इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा मिकदार में गुजरती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये इंतहाई ताकतवर कंडक्टर है। कमजोर इलेक्ट्रोलाइट, कुछ अशिया मसलन आयनिक कंपाउंड्स, इसको कंपाउंड्स कह लें आप। यहाँ अगर अशिया अच्छा लफ्ज़ नहीं समझ रहे तो आप यहाँ कंपाउंड्स लिख दें। कुछ कंपाउंड्स पानी में थोड़ा सा हल होते हैं और बहुत कम आयंस बनाते हैं। लिहाजा हम उसको कहेंगे कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट। अब मेरी आप बात सुनें और इसको समझें। कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयंस कम हो। वो कमज़ोर क्यों है? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी बड़ी तेज़ी से, ज़्यादा मिकदार में, तेज़ी से तो गुजारेगा, ज़्यादा मिकदार में नहीं गुजार सकता। मिसाल के तौर पे एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको अगर मैं हल करूं तो ये दो आयंस में तब्दील तो होता है, लेकिन इसके 1000 में से करीबन एक मॉलिक्यूल पानी में हल होता है। तो करोड़ों में से चंद एक मॉलिक्यूल जो है वो पानी में हल होंगे, तो कितने को आयन बना लेंगे? थोड़े से। इतने थोड़े आयंस बनाते हैं कि इसके मुकाबले में हम इसको फ़र्क ही नहीं कर पाते कि ये तो बहुत बड़ा। ये ऐसे ही है जिस तरह 1 फुट और 5000 करोड़ फुट के दरमियान फासला अगर आप कहें, आप कहेंगे तकरीबन उतना ही है जितना 5000 करोड़ फुट की ऊंचाई है। तो 1 फुट और इतने ऊंची चीज़ में जो फासला है वो तकरीबन दूसरे की ऊंचाई के बराबर ही है। तो वो दूसरे की ही बात हो जा रही है, उसको तो 1 फुट को तो कोई बात ही नहीं कर रहा। बिल्कुल इसी तरह ये इतने ज़्यादा आयंस बनाता है कि इसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। आखिरी हिस्सा, आखिरी सवाल, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में फ़र्क वाज़े करें। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में फ़र्क वाज़े करें, इसको भी इसी तरह कर लेते हैं।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, ऑक्सीडाइज करे, यानी कि अगर किसी चीज से रिएक्शन कर रहा है तो उसको ऑक्सीडाइज कर दे, खुद को रिड्यूस करें। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके पानी बनाता है, ये अब बराबर हो गई। हाइड्रोजन पे 0 और ऑक्सीजन पे 0 चार्ज होता है रिएक्शन से पहले, और रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2 होता है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस। तो ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हाइड्रोजन के लिए। रिड्यूसिंग एजेंट्स ये कौन होते हैं, जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे, यानी कि मेटल्स। अब एक बात जरा जहन में रखें, मैं आपको समझाता हूं। सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनता है। इससे पहले सोडियम और क्लोरीन पे 0 चार्ज था, सोडियम पे +1 आ गया, क्लोरीन पे -1 आ गया। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिए क्लोरीन को, तभी तो वो -1 बना। तो इसमें सोडियम जो होगा इलेक्ट्रॉन देने की वजह से कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट होती है, नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो गया, सोडियम ने क्लोरीन को रिड्यूस कर दिया। हाँ, रिड्यूस करने के बाद सोडियम जो है उसको कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।